इस लेक्चर पे हम नेटवर्क थ्योरम के जो बेसिक एंड फंडामेंटल कंसेप्ट है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ सर्किट? ये सर्किट क्या चीज़ है? एक्चुअली सर्किट जो होता है वो एक क्लोज्ड पाथ होता है और डेफिनेटली ये पाथ जो है वो कंडक्टर से बनाया जाता है। तो इस सर्किट पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाए तो इसमें से करंट फ्लो करने लगता है। तो यहाँ पे एक क्लोज्ड पाथ कंसीडर किए हैं हम लोग, जिसमें एक रेजिस्टर है। एक्चुअली ये जो रेजिस्टर है ये सर्किट कंपोनेंट होता है जिसको पैसिव कंपोनेंट कहा जाता है, और एक वोल्टेज सोर्स भी है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। तो ये भी एक तरह का सर्किट कंपोनेंट है जिसको हम एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। तो बाद में हम एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी इस सर्किट में क्या होता है, जब भी ये वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, दैट इज़ वी वोल्टेज, देन करंट जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के ओर फ्लो करता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। जो करंट जो है वो हर वक्त पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही फ्लो करता है। ये है करंट फ्लो डायरेक्शन, जहाँ पे करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के ओर फ्लो करता है। एक्चुअली अगर आप नेचुरल फेनोमेना कंसीडर करें तो ये देखा जाता है कि दो टैंक, वाटर टैंक अगर आप यहाँ पे कंसीडर करें तो एक वाटर टैंक अपर पोजीशन में होता है और दूसरा लोअर पोजीशन में है। तो उस समय ऊपर के टैंक से नीचे के ओर पानी फ्लो करता है। तो ये नेचुरली ये देखा जाता है कि जो हायर पोटेंशियल जो है हायर टैंक से लोअर टैंक की तरफ ही पानी फ्लो करता है। तो वही कंसेप्ट को हम यहाँ पे भी कंसीडर करने वाले हैं कि जो करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के तरफ ही फ्लो करता है। एक्चुअली जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है तब इलेक्ट्रॉन्स जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से वो पॉजिटिव टर्मिनल के ओर फ्लो करता है। और हम लोगों को ये पता है कि करंट जो है वो और कुछ नहीं है, वो बस इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। पर यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो करंट डायरेक्शन है उसको इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्शन जो है जस्ट इसके ऑपोजिट में कंसीडर करते हैं। तो ये हो गया आपका करंट फ्लो। सो ये करंट फ्लो जो है उसको हम कन्वेंशनल करंट फ्लो कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ फ्लो करता है, और हमारा जो कन्वेंशनल करंट फ्लो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल के ओर फ्लो करता है। यहाँ पे हम लोग एक सिंगल लूप कंसीडर किए हैं। तो सर्किट ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल लूप असेंबली हो सकता है। जैसे कि ये हो गया एक लूप जहाँ पे V1 वोल्टेज डाला गया है, तो इसके साथ दूसरा हिस्सा भी हम यहाँ पे जोड़ने वाले हैं। तो जहाँ पे वोल्टेज जो है वो V2 वोल्टेज हमने अप्लाई किए हैं। तो ये असेंबली जो है इसको हम कहते हैं नेटवर्क। ठीक है, तो सिंगल नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा लूप और बहुत सारा सर्किट इस तरह कनेक्ट हो सकता है। सर्किट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके हम सर्किट को इस तरह भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 लूप आ चुका है। बहुत सारे सर्किट और बहुत सारे इंडिविजुअल लूप जो होता है
ये इंडिविजुअल लूप के असेंबली हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम नेटवर्क कहते हैं। ये हो गया सर्किट और नेटवर्क के बीच अंतर। अभी हम देखेंगे सर्किट कंपोनेंट्स क्या होता है। सर्किट कंपोनेंट्स जो होता है वो दो तरह का होता है, एक एक्टिव कंपोनेंट और दूसरा जो है पैसिव कंपोनेंट। तो एक्टिव कंपोनेंट जो होता है जैसे कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, तो ये कंपोनेंट्स पावर जनरेट कर सकता है। और ये जो कंपोनेंट्स होता है ये पूरे सर्किट में पावर डिलीवर कर सकता है। अब देखते हैं पैसिव कंपोनेंट क्या होता है। तीन तरह का पैसिव कंपोनेंट्स होता है जिनको हम डिफरेंट सर्किट में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो ये कंपोनेंट्स जो है उनमें पावर जनरेट करने का क्षमता नहीं है, और ये तीन कंपोनेंट्स जो है वो पूरे सर्किट में पावर डिलीवर नहीं कर सकता है। उल्टा सर्किट पे जो एक्टिव कंपोनेंट रहता है उसमें से वो पावर लेता है। इसीलिए ये कंपोनेंट्स जो है उनको हम पैसिव कंपोनेंट्स कंसीडर करते हैं। इन तीनों में रेजिस्टर जो है उसको पावर डिसिपेटिंग कंपोनेंट कहा जाता है, क्योंकि वो ही एक पैसिव कंपोनेंट होता है जो पावर को डिसिपेट करता है। पर इंडक्टर एंड कैपेसिटर जो होता है वो क्या करते हैं, पावर को स्टोर करता है। इसीलिए इंडक्टर और कैपेसिटर जो होता है उनको हम पावर स्टोरिंग कंपोनेंट्स कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कि लोड रेजिस्टेंस। तो ये लोड रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा कि जब भी एक सर्किट पे वोल्टेज डाला जाता है एक बैटरी सोर्स के द्वारा, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है तब सर्किट में करंट फ्लो करने लगता है। तो उसी के दौरान जो सर्किट पे रेजिस्टेंस होता है इस पे पावर डिसिपेशन होता है। और हमें ये पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो पावर डिसिपेटिंग कंपोनेंट होता है। तो क्या होता है, तो करंट जब रेजिस्टेंस से फ्लो करने लगता है तब पावर डिसिपेशन होता है, और ये पावर जो है P = I²R होता है। तो ये पावर जो होता है, इस पावर कंजम्पशन के लिए हमें मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता है। अगर हम घर पे लगे हर किसी होम अप्लायंस के बारे में सोचे, जैसे कि लाइट, फैन, रेफ्रिजरेटर, AC, व्हाटएवर जो भी हो, तो इन सब में जब भी करंट फ्लो करने लगता है तो इन सब में सबके अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसी के लिए पावर कंजम्पशन भी होता है, और इसी के कारण हमको मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ता है। तो ये जो रेजिस्टेंस उस डिवाइस के अंदर रहता है उसी रेजिस्टेंस को हम कहते हैं कि लोड रेजिस्टेंस। तो सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है, पर एक्सटर्नल टर्मिनल में जो रेजिस्टेंस होता है जिसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ता है वो रेजिस्टेंस एक्चुअली लोड रेजिस्टेंस होता है। अगर ये लोड रेजिस्टेंस को डिवाइस से किसी भी तरह हटा सकेंगे तो यहाँ पे कोई पावर कंजम्पशन ही नहीं होगा। से अगर ये डिवाइस प्योरली
इंडक्टिव और कैपेसिटिव होगा तो इसके लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई करंट कंजम्पशन ही नहीं होगा, यहाँ पे कोई पावर डिसिपेशन ही नहीं होगा। बिकॉज क्योंकि हमें पता है कि इंडक्टर एंड कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस होता है। अगर हम एक सीलिंग फैन को कंसीडर करें तो आप ये कह सकते हो कि सीलिंग फैन का जो मोटर है वो तो कॉइल से बना होता है, कॉइल्स मतलब इंडक्टर से बना होता है, तो इसके लिए भी हमें क्यों इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ता है? तो इसका कारण यह है कि वो जो कॉइल होता है वो एक्चुअली कंडक्टर से बना होता है। तो ये कॉइल का सर्टेन लेंथ होता है, तो उसका साथ में उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होता है। और एक बात जो रेजिस्टिविटी होता है, जैसे कि यहाँ पे हम कॉपर वायर और कॉपर कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं, तो कॉपर का अपना एक रेजिस्टिविटी होता है, ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है। हर एक मटेरियल्स के लिए अलग अलग रो होता है, रेजिस्टिविटी होता है। तो हमें ये पता है कि रेजिस्टेंस आर जो है वो आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो इसका मतलब, तो जब भी आप कॉपर कंडक्टर यूज़ करने लगोगे तभी यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो बन ही जाता है। तो इसके कारण फैन का जो लोड होता है वो इंडक्टिव, वैसे इंडक्टिव होता है, पर इसके साथ साथ वो रेजिस्टिव भी होता है, और वही रेजिस्टेंस के कारण इसका पावर कंजम्पशन भी आता है। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ता है। अभी हम देखेंगे सर्किट का एनर्जी सोर्स। तो एनर्जी सोर्स जो है वो डीसी होता है और एसी हो सकता है। तो डीसी में क्या होता है, ये डायरेक्ट करंट होता है। तो डीसी में जो पावर है वो फिक्स्ड रहता है, वो कांस्टेंट रहता है। अगर हम इसका कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कंसीडर करें विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये देखा जाता है कि डीसी हर वक्त एक ही वैल्यू कंसीडर करके चलता है, उसका वैल्यू का कोई चेंज नहीं होता है, उसका मैग्नीट्यूड का कोई चेंज नहीं होता है। पर अगर हम एसी को कंसीडर करें तो एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें क्या होता है, जो पोलैरिटी जो होता है, सो पोलैरिटी टाइम के साथ साथ चेंज होता है, समय के साथ साथ उसका पोलैरिटी चेंज होता है। ये होता है एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, 0 टू पाई तक पॉजिटिव हाफ साइकिल चलता है, और उसके बाद पाई से लेकर 2 पाई तक नेगेटिव हाफ साइकिल चलता है। और उसी दौरान ये जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड वेरी करता है, 0 से और 90 डिग्री तक मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ले लेता है। उसके बाद फिर से ये कम होता है, घटता जा रहा है, घटता जाता है। तो ये फिर से पाई तक 0 पे आ जाता है। सो उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल में फिर से इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बढ़ने लगता है, और 270 डिग्री तक वो नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेता है। तो उसके बाद 270 से 2 पाई तक फिर से वो 0 पे आ जाता है। तो इस तरह समय के साथ साथ एसी क्वांटिटी जो होता है वो इस तरह मूव करता है। तो इसका वैल्यू जो है और मैग्नीट्यूड जो है वो वेरी करता है। ये हो गया एसी। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल जो है ये दोनों मिला के होता है एक साइकिल। सो इसमें से आपको एसी का फ्रीक्वेंसी का भी पता लग जाएगा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी जो है वो साइकिल पर सेकंड होता है। इसका मतलब एक सेकंड के बीच कितना सारा साइकिल
समझ सकता है वही होता है एसी का फ्रीक्वेंसी, जिसका यूनिट होता है हर्ट्ज। तो इंडिया में जो नॉर्मल एसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज होता है। इसका मतलब 1 सेकंड में 50 ऐसा साइकिल समा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एसी वेवफॉर्म जो साइनसोइडल कर्व। जनरली हम लोग इसको एक साइनसोइडल कर्व के हिसाब से ही जानते हैं। तो एक काम करते हैं, तो यहाँ पे जो 0 डिग्री और 2 पाई और 360 डिग्री जो है, तो हमें पता है ये दोनों एक ही पॉइंट होगा। तो इसी के हिसाब से हम अलग अलग पॉइंट को प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो गया 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये पाई और 180 डिग्री, एंड उसके बाद आएगा 270 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम 0 और 2 पाई को एक पॉइंट में ले आते हैं, क्योंकि हमें पता है 0 डिग्री और 2 पाई और 360 डिग्री सेम पॉइंट होगा, तो ये जो है ना, ये साइनसोइडल वेवफॉर्म ये एक सर्कल जैसा लगने लगेंगे। तो इसका मतलब एसी जिसको हम साइनसोइडल वेवफॉर्म के हिसाब से जानते हैं, वो असल में एक रोटेशन होता है जो विद इन ए सर्कल होता है। एक सर्कल के अंदर रोटेशन होता है, वही एक्चुअली एसी होता है। अगर हम किसी एक ग्लोब को कंसीडर करें और हम इंडिया से मूव करने लगेंगे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और अगर हम किसी सर्टेन डायरेक्शन में इंडिया से अगर ये ग्लोब के चारों ओर घूमने लगेंगे तो फिर से वापस इंडिया पे आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर तो ये क्या होगा, ये एक ग्लोब से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हम बोले कि आप इस ग्लोब को एक 2 डायमेंशनल पेपर में उसको रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, तो ये ग्लोब को हमको अनफोल्ड करना पड़ता है। तो जब भी ये रोटेशन जो है वो विद इन ए सर्कल होता है, तब इस तरह का ग्लोब जैसा लगता है, और उसको अगर हम अनफोल्ड कर देते हैं 2D रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो ये साइनसोइडल कर्व में बदल जाते हैं। तो यही है एसी का एक्चुअल इंटरप्रिटेशन। तो अगर अनफोल्ड जब भी होगा तब ये इस तरह का साइनसोइडल कर्व जैसा लगने लगेंगे।